हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का नेक्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं। तो पहले अभी हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं करेक्टनेस वाले का, जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल पर डिपेंड था। तो एक क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a अपान एक्स। इसको ज़रा आप चेक करिए कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। वैसे भी आपको दिख रहा है कि ये गलत ही है, लेकिन एक बार वैसे आप कर लीजिए। तो वी स्क्वायर का क्या होता है, एल टी माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया एल स्क्वायर टी माइनस 2। कहने का मतलब वी स्क्वायर का डायमेंशन ये आया। यू स्क्वायर वो भी वेलोसिटी है, तो इसका भी डायमेंशन वही आएगा। अब बात आती है कि 2a, ये पूरा एक टर्म है जिसमें ये 2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इससे कोई मतलब है नहीं। ये एक्सीलरेशन है, ये लेंथ है, कोई मिला करके ये हो गया एल टी माइनस 2, इसका डायमेंशन, और लेंथ का यल, तो इसका डायमेंशन आया टी की पावर माइनस 2। तो आप ये देखिए, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन तो सेम है, लेकिन ये वाला डायमेंशन ठीक नहीं है। लेकिन आपको पता है कि अगर ये तीनों डायमेंशन इक्वल होते तभी ये इक्वेशन करेक्ट होती। तीनों टर्म के जो डायमेंशंस हैं वो सेम नहीं है, दो तो सेम है लेकिन एक सेम नहीं है, इसीलिए ये डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है। अगर डायमेंशन ने बोल दिया कि ये इनकरेक्ट है, तो इसका मतलब ये पक्का हो जाता है कि ये इक्वेशन इनकरेक्ट ही है। वही बात यहाँ पर आपको नोट करके लिखनी है जो हमने आपको समझाई थी। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट आर नॉट, बट डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मस्ट बी इनकरेक्ट। ये बात मैंने आपको कल समझाई थी। तो आइए हम लोग अब दूसरे एप्लीकेशन की तरफ आगे चलते हैं। ये क्या है, डेराइव द रिलेशन, मतलब हम डायमेंशन फार्मूले की हेल्प से रिलेशन बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कैसे हम डायमेंशन मेथड से किसी रिलेशन को बना सकते हैं। तो इसमें कुछ शर्त हैं, इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। मतलब ऐसे नहीं कि मैं किसी भी फार्मूले का डायमेंशन से रिलेशन बता दूंगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसमें कुछ शर्त है। सबसे पहली तो शर्त ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कोई फार्मूला किस किस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब उसकी डिपेंडेंसीज हमें नोन होनी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि हमें फोर्स का फार्मूला निकालना है, तो हमें ये पता है कि फोर्स डिपेंड करता है मास और एक्सीलरेशन पर, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, मतलब कि डेराइव की कंडीशन क्या है, आप इस बात को सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे। कंडीशंस हैं, सबसे पहले डिपेंडेंसीज, मतलब किसके किसके ऊपर, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। दूसरा, केवल हम वही फार्मूला डायमेंशन मेथड से डिराइव कर पाएंगे, निकाल पाएंगे, जो सिर्फ प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन साइन से रिलेट होगा, वही बस। और जो फार्मूला प्लस या माइनस से रिलेट होगा, उसको हम लोग डायमेंशन मेथड से कभी भी उसका फार्मूला नहीं निकाल पाएंगे। इसका मतलब फार्मूला मस्ट बी प्रोडक्ट टाइप। प्रोडक्ट मतलब आप इसको समझ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन टाइप का होना चाहिए, वही फार्मूला निकलेगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप जरा डिराइव करिए, ये F इज इक्वल टू एम ए, ये वाला फार्मूला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी प्रोडक्ट से हैं। इधर देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि आप निकालिए T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, देखिए ये वाला भी फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी प्रोडक्ट टाइप है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये देखिए यहाँ तो डिवीज़न लगा हुआ है, तो डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन दोनों
जिस फार्मूले में केवल डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन साइन होगा वही वाला फार्मूला इस मेथड से डिराइव हो सकता है। तो आप इसको ऐसे बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये ऐसे है, इसको आप प्रोडक्ट टाइप बना सकते हैं, इसको आप ऊपर ले सकते हैं, g की पावर -1 कर सकते हैं, तो ये भी प्रोडक्ट टाइप बन गया। कुल मिलाकर के अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है तो आप उसको प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए फार्मूला मस्ट बी प्रोडक्ट टाइप। तो इसीलिए यहाँ पर डिवीज़न भी होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट आप समझ रहे हैं, क्योंकि अगर कोई डिवीज़न वाला होगा तो उसको भी हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो एक ही चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरा समस्या ये है कि हमारी मैकेनिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो सिर्फ यही 3 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं, मास, लेंथ और टाइम। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी मैकेनिक्स में हमारे यहाँ फिजिकल क्वांटिटी हैं वो सिर्फ यही 3 फंडामेंटल पर डिपेंड करती है, मास, लेंथ और टाइम। तो इसका भी आंसर ये हुआ कि जो 3 से ज़्यादा रहेगा, जो फिजिकल क्वांटिटी 3 फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ज़्यादा डिपेंड करेगी, वो इस फार्मूले से नहीं डिराइव हो पाएगी। अच्छा, मोर देन 3 तक रहेगा तो चलेगा। क्यों 3 तक? क्योंकि ये 3 ही पर डिपेंड करती है, मास, लेंथ और टाइम। तो कुल मिलाकर के 3, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी केवल 3 पर डिपेंड करेगी तो चलेगा, 3 से ज़्यादा करेगी तो नहीं चलेगा, 2 करेगी चल जाएगा, 1 पर डिपेंड करेगा चल जाएगा। कहने का ये मतलब है ये। और चौथा, जैसे आपको पता है कि डायमेंशन मैथमेटिकल टर्म का कुछ नहीं कर पाता, तो अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा फार्मूला है जिसमें कुछ कांस्टेंट है, मैथमेटिकल टर्म है, तो वो उसको एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा। जैसे आप यहाँ देखिए t = 2π, ये तो फिजिकल क्वांटिटी है, इसका तो कर देगा, g का भी कर देगा, लेकिन यहाँ जो 2π है ये एक नंबर है, तो इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। आप ये सोचिए कि आप टाइम पीरियड का फार्मूला डिराइव करिए और उसमें आप डायमेंशन मेथड से 2π निकालिए, तो ये कभी नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं। आइए हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर हमें और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे एक छोटी सी बात और, आप किसी का भी डायमेंशन देखिए, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ फोर्स का mLt-2, मैं कहूँ वेलोसिटी का -1, एक्सीलरेशन का Lt-2। आप देखिए कोई भी डायमेंशन फार्मूला है, आप देखिए सबके बीच में प्रोडक्ट का साइन है, मतलब इसके बीच में भी मल्टीप्लिकेशन, इसके बीच में भी मल्टीप्लिकेशन, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन। तो एक बात हमें समझ में आ रही है कि डायमेंशन फार्मूला हमेशा मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट का रहेगा ऐसे। तो इसी का थोड़ा हम यूज़ करेंगे। चलिए अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ रिलेशन डिराइव करना है। अच्छा, तो चलिए हम लोग यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि एक पेंडुलम है, ये सब आप आगे आगे पढ़ेंगे लेकिन घबराइए नहीं। एक पेंडुलम है और इस पेंडुलम की जो लेंथ है वो L है, ठीक है। जो ये इसका बॉब है, इसका मास M है। अच्छा, मान लीजिए इसको किसी ने इस पेंडुलम को ऐसे चलाया, तो कुल मिलाकर के ये पेंडुलम ऐसे ऐसे मूव करने लगा। तो जब ये अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। तो हमें टाइम पीरियड का, किसी पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है। किसका निकालना है? तो यहाँ पर एक बात आई, हमें किसी टाइम पीरियड का, इसका मतलब ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? T, टाइम पीरियड, टाइम, ये सब है टाइम का हमें फार्मूला निकालना है, टाइम पीरियड का। तो सबसे पहला तो यही है कि हमें ये पता होना चाहिए कि किस किस पर डिपेंड करता है। ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो ये किस किस पर डिपेंड करता है मैं यहाँ पर बता रहा हूँ।
मान लीजिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये डिपेंड करता है इसके लेंथ यल पर, बॉब की लेंथ यल पर। अच्छा, एक यहाँ पर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसे ऐसे जाएगा तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी, ये आप जानते हैं। तो मान लीजिए ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, तीसरा मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि ये इसके मास पर डिपेंड कर रहा है, बॉब के मास पर। तो जो टाइम पीरियड है वो इन तीन बातों पर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहली शर्त है कि हमें ये पता होना चाहिए किस किस पर डिपेंड कर रहा है। तो इस पर, इस पर, इस पर। तो तरीका देखिए कैसे लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर और जी के ऊपर और एम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जिसके जिसके ऊपर डिपेंड करेगा आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे लगा देंगे। प्रोडक्ट में ही लगाना है, क्योंकि हम क्या तैयार करने वाले हैं, कुल मिला के हम डायमेंशन मेथड से पढ़ने वाले हैं, इसीलिए हमेशा आप इसको प्रोडक्ट में करिएगा। आप ऐसे मत मानिएगा, कोई ऐसे नहीं मानेगा कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई जी एम, ऐसे नहीं। हमेशा हर बार प्रोडक्ट में ही आपको मानना है, ये तरीका है। अच्छा, अब आपको पता है कि आपको डायमेंशन मेथड पढ़ना है, तो आपको ये भी पता है कि डायमेंशन हमेशा पावर के टर्म में बताई जाती है। तो तुरंत आपने जो ये लेट किया है उसमें पावर क्या है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ L की पावर A मान लीजिए, G की पावर B और M की पावर C। अच्छा, अब एक बात आपको पता होनी चाहिए कि प्रोपोर्शनलिटी जब हम लोग हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। इसका लॉजिक कभी हम बताएंगे आपको, लेकिन यहाँ पर आप ये जानिए कि मान लीजिए T मैंने इसको हटा दिया तो ये हो गया एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K आ गया, L की पावर A, G की पावर B, M की पावर C। ये क्यों लगाया, ये आपको पता है कि हो सकता है कि उस फार्मूले में कहीं कांस्टेंट भी हो, और आपको पता है कि ये कांस्टेंट का टर्म देने वाला नहीं, लेकिन तब भी हम एक डाउट मान करके चलते ही हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर होगा तो बाद में कोई उसको रख लेगा, लेकिन ये निकाल नहीं पाएगा, लेकिन रखा है रिजर्व कि हाँ जहाँ पर जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो कर लेगा। चलिए, इतना काम आपने किया। उसके बाद अब आपको सबका डायमेंशन लिखना है। ये क्या है, टाइम। तो टाइम का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल T इज इक्वल टू K का कुछ नहीं होगा, ये क्या है, लेंथ। तो लेंथ का डायमेंशन L की पावर A। ये क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, LT माइनस 2 की पावर B। ये क्या है, मास। मास का डायमेंशन क्या होता है, तो M की पावर C। अच्छा, अब हम यहां पर एक बात देख रहे हैं कि यहां पर हम देख रहे हैं कि M भी आ रहा है, L भी है और T भी है। यहां पर सिर्फ T ही है। तो आपको मैंने एक दिन बताया था, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें और टर्म मिसिंग है, तो आपको जितना इसमें आ रहा है यहां भी भर लेना है। आप ऐसे कहेंगे क्या, M0 L0 T की पावर 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। भाई यही पर है, यही वाला है, बाकी तो सब जीरो है, लेकिन हमारा तो कुछ खराब हुआ नहीं, लेकिन हमें कंपेयर करने में ठीक रहेगा। इज इक्वल टू K। अब आप एक काम करिए, सारी चीज़ को पहले ठीक से लिखिए। तो पहले यहाँ ये मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ M लिखा है तो पहले M, ये कितना हो गया, M की पावर C। अच्छा, अब यहाँ L, तो ये L अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा A, और ये वाला L अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा L की पावर B, ये वाला B अंदर जाएगा L की पावर B। तो कुल मिला करके मैंने दोनों को कंबाइन किया तो ये हो गया LA प्लस B। अच्छा, उसके बाद यहाँ क्या बचा, टाइम। तो यहाँ T इज इक्वल टू -2B। ये बात आपके समझ में आती है, इसको हम इग्नोर करके चलेंगे। अब आपको एक काम करना है, M M L L T T। तो हम एक काम करते हैं कि जो इनकी पावर्स हैं हम इनको इक्वेट कर देते हैं उसके रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ ये करेंगे, इधर
आपने देखा c m की पावर c m की पावर 0, इसका मतलब c इज इक्वल टू 0 आ गया। फिर यहाँ देखिए a प्लस बी इक्वल टू 0, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ देखिए -2b इज इक्वल टू 1, हमें ये मिला। आप थोड़ा इसको याद किए रहिए, किस पर डिपेंड करता था, कहाँ कहाँ माने थे। l की पावर a, g की पावर b और m की पावर c था ये। देखिए c की वैल्यू निकल गई, कितनी आई 0। अब यहाँ से आप देखिए b की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहेंगे माइनस का हाफ, b की वैल्यू माइनस का हाफ। अब यहाँ पर v की वैल्यू आप रखिए, तो ये हो गया a प्लस माइनस का हाफ इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू हाफ ये आई। मतलब a इज इक्वल टू हाफ, b इज इक्वल टू माइनस हाफ, c इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू आई। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं। यहाँ देखिए ये कितना हुआ, t इज डायरेक्टली l की पावर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है हाफ, g की पावर b, g की पावर b, b की वैल्यू कितनी है माइनस हाफ। अच्छा, m की पावर c, c की वैल्यू कितनी है 0, तो इसका मतलब ये हुआ m की पावर 0। इसको आप सही करेंगे तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर हाफ, g की पावर माइनस हाफ, m की पावर 0, मतलब ये तो 1 हो गया। ये क्या हो गया 1, कोई दिक्कत नहीं, ये हुआ। अब आपको पता है कि हाफ का मतलब क्या होता है अंडर रूट, तो इसका मतलब t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर मैं कांस्टेंट लगा ही लेता हूँ, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे रूट l अपान, ये माइनस में है तो इसको नीचे ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट g। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं t इज इक्वल टू k l बाई g, ये फार्मूला था। तो टाइम पीरियड का फार्मूला यही होता है, लेकिन इसका करेक्ट फार्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। जो यहाँ कांस्टेंट है इसकी वैल्यू ये होती, तो कुल मिलाकर के हमने इसको डिराइव करी। यही तरीका है इसका, जैसे जैसे मैंने स्टेप माने थे वही स्टेप आपको करने हैं, तो ये क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व होता चला जाएगा। आइए अब हम लोग डायमेंशन का तीसरा एप्लीकेशन पढ़ते हैं। तो थर्ड एप्लीकेशन है कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर सिस्टम। मतलब अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट एक सिस्टम में दी गई है, अगर हमको उसके किसी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो डायमेंशन उसका एक बहुत अच्छा तरीका है। जैसे यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, हम कह रहे हैं कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, जरा आप ये बताइए। अब पहले इसको आप ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर आपको अगर ऐसा कुछ दिया है तो सबसे पहले आप ये समझा करिए कि आखिर ये किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। तरीका 1 जूल इक्वल टू कितने अर्ग, मतलब जूल किसकी यूनिट होती है, सबसे पहले आपको उसकी फिजिकल क्वांटिटी पता करनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एनर्जी, ये क्या है, एनर्जी की यूनिट है जूल, एनर्जी की यूनिट है क्या, अर्ग। अच्छा, अब दूसरी बात, ये जो जूल है ये एनर्जी की यूनिट है, ये किस सिस्टम में, तो इसका आंसर है ये एसआई सिस्टम में। अच्छा, अर्ग भी एनर्जी की यूनिट है, किस सिस्टम में, तो आप कहेंगे सीजीएस सिस्टम में। तो यहाँ देखिए हम इसको एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले आपको वो फिजिकल क्वांटिटी पता होनी चाहिए। तो आपने इसको पता कर ली फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन पता होना चाहिए। तो एनर्जी का डायमेंशन मैंने पहले भी किया था, आपको पता है mL2T-2, ये एनर्जी का डायमेंशन होता है। आपको पता है ये m क्या है, मास, ये क्या है, लेंथ, ये क्या है, टाइम। आप इसी बात को यहाँ पर
लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऐसे ही, यहाँ ये नंबर था 1, यहाँ पर आप पहले अभी डायमेंशन ही ऐसे लिखिए L2T - 2 इज इक्वल टू, हमें ये नहीं पता, मान लीजिए मैंने इसको x मान लिया, यही तो हमें निकालना है, ये x। अभी अर्ग के प्लेस पर मैंने फिर से वही डायमेंशन लिखा, क्या? ML2T - 2। अच्छा, आइए अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। मास क्या है? ये क्या है? m क्या है? मास। ये क्या है? लेंथ। ये क्या है? टाइम। इधर देखिए, ये एसआई सिस्टम में, तो बताइए मास का एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होती है? तो आप कहेंगे केजी, तो यहाँ आप इसको रिप्लेस करिए, ये हो गया केजी। लेंथ की एसआई यूनिट में क्या होता है? तो मीटर, यहाँ मीटर का स्क्वायर। टाइम एसआई में सेकंड, तो s⁻² इज इक्वल टू, यहाँ देखिए x। अब ये मास, मास का सीजीएस में तो आपको पता है ग्राम, क्या? ग्राम। लेंथ सीजीएस में तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। टाइम का सीजीएस में सेकंड, s⁻²। अच्छा, अब आपको एक काम ये करना है, इसको सारे टर्म को नीचे ले आइए, तो ये पूरा टर्म इधर आएगा क्योंकि हमको इसी की वैल्यू निकालनी है। तो आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट तरीके से जी को जी के नीचे लिखिए, ग्राम, और सेंटीमीटर लेंथ है, ये भी मीटर लेंथ है, तो इसको इसके नीचे लिखिए, तो ये हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। और ये टाइम है, तो टाइम है, तो यहाँ पर s⁻²। ये कुल मिला करके ऐसे बना, ये ऐसे। अब ये इधर चला आया। अब देखिए, अब आप सबको पहले सेम में कर दीजिए। चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर किलोग्राम को कन्वर्ट करते हैं। क्या? यहाँ पर ये 1 था, हमें पता है कि 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता था। हम इसको लिख सकते हैं 1000 ग्राम अपान, ये क्या हो गया? ग्राम। ये क्या है? मीटर, और ये क्या है? सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप इसको रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर अपान, ये क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड में हाई है, इसमें आपको कन्वर्ट नहीं करना है, ये आपको समझ में आ रहा है। तो कुल मिलाकर के ये तो कट गया। अभी बचा क्या? आपको पता है ग्राम, ग्राम से कैंसिल हो गया, ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर से, तो ये इसका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो गया 1000, 1000 इंटू 100 इंटू 100 मतलब 0000 इज इक्वल टू x। तो ये कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर आया 10⁻7 इज इक्वल टू x। जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू थी ये हमें पता चल गई 10⁻7। तो इसका मतलब 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है। मतलब जो हमारी सीजीएस में एनर्जी की यूनिट है अर्ग, और जो हमारी एसआई में एनर्जी की यूनिट है जूल, उनके बीच में रिलेशन इतने का होता है। तो ये आपका तरीका है, जो मैंने स्टेप यहाँ पर फॉलो किए आपको वैसे ही करना है। तो कुल मिलाकर के डायमेंशंस के ये एप्लीकेशन ख़त्म हो गए। अब मैं आपको कम से कम 30 से 35 क्वेश्चंस आगे देने वाला हूँ, लगवाने वाला हूँ, और आप जितना भी आपने डायमेंशन में पढ़ा है इसको आप पढ़ लीजिए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जल्दी से आप इसको और आगे बढ़ाइए। थैंक यू।